देखो क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को पढ़ने पर क्या पता चलता है या ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, कौन से चैप्टर से प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको, हाँ पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अभी आपको दोबारा से, मान लो अब इसको आपको करना है तो कैसे करना है, किस तरीके का है, ये हम देखेंगे। कुछ लग रहा होगा आपको कॉस्टिंग का है क्या, वैसे तो कॉस्टिंग सभी लगता है, और वैसे आपको देखो तो इसमें क्या करना है, वो आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाए तो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने दो तरीके के प्रोडक्ट बनाए हैं। अपने दो तरीके के प्रोडक्ट क्या है, M1 और M2 उनके नाम है, और उनको बनाने के लिए वो दो मशीन काम में लेते हैं, P1 P2, ठीक है। बाद में बोलता है कि 1 यूनिट ऑफ M1, अगर पहला प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको क्या लगता है, P1 पे 1 घंटा लगता है, और P1 मशीन पे 1 घंटा लगता है, और P2 मशीन पे 3 घंटे लगते हैं। मतलब हर प्रोडक्ट दो मशीन में से होके गुजरेगा, पहली मशीन और दूसरी मशीन। पहली मशीन पे उसको लगेगा 1 घंटा और दूसरी मशीन पे लगेगा उसको 3 घंटा। एंड 1 यूनिट ऑफ M2, दूसरे प्रोडक्ट की बात करें जो M2 नाम से जाना जाता है, रिक्वायर्स 2 आवर्स एट ईच ऑफ द टू मशीन। मतलब क्या है कि दूसरा प्रोडक्ट जो M2 है, दिस वन, इसको 2 घंटे लगेंगे एट ईच ऑफ द टू मशीन, हर मशीन पे 2-2 घंटे लगेंगे, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। इफ द प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूनिट M1 M2, पहले प्रोडक्ट से 60 और दूसरे प्रोडक्ट से 50 का क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर वीक और मशीन पे क्या है, हर हफ्ते इस पे 20 आवर्स अवेलेबल है, और दूसरी मशीन पे टोटल 30 आवर्स अवेलेबल है। आप क्या बोलता है, हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, हम कितनी यूनिट्स बनाए, हम कितनी यूनिट्स बनाए, शुड बी मैन्युफैक्चर्ड सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूरा ना उस फॉर्म में है, थ्योरेटिकल फॉर्म में है, हम इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में देखो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को मैं ना टेबुलर फॉर्म में लेके आओ, ताकि क्या देखने में इजी लगे। आप चाहो तो प्रोडक्ट्स यहाँ लिख लो, और जैसे अपन लिखते हैं हमेशा अपना टेबल बनाते हैं वैसे, तो पहला प्रोडक्ट का नाम था सॉरी M1 और M2, और अपनी मशीन्स का नाम था P1 एंड P2, तो दीज आर द मशीन्स, ठीक है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये क्या अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो किसको कहाँ दिखाएं, अब किसको कहाँ दिखाएं, देखो M1 जो है ये रहा, M1 के सामने M1 की इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। M2 की कोई इंफॉर्मेशन होगी तो उसके सामने यहाँ लिखेंगे, P1 की टोटल इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ लिखेंगे, और P2 की टोटल इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो बीच में क्या लिखेंगे वो भी देखते हैं क्वेश्चन के अंदर चल के, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा था, क्या कहा था, दो मशीन्स हो गई, दो प्रोडक्ट हो गए M1 और P1 P2, ये हमने लिख लिए। अब कहता है कि 1 यूनिट ऑफ M1, यहाँ पे कहा था ना 1 यूनिट ऑफ M1 रिक्वायर्स 1 आवर एट P1, ठीक है। पहली अगर पहला प्रोडक्ट बनाते हो, पहला प्रोडक्ट का नाम इन्होंने क्या रखा, M1, उसको P1 मशीन पे 1 घंटा लगता है, और P2 मशीन पे 3 घंटा लगता है। तो आप इसको क्या करो, अपनी टेबल में लिख लो। तो M1 प्रोडक्ट जो है, ये जो M1 प्रोडक्ट है, P1 मशीन पे उसको कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, और P2 मशीन पे उसको कितना लगता है, 3 घंटा। तो यहाँ पे लिख लो 1 आवर, और यहाँ पे लिख लो 3 आवर्स, अपने थोड़ा सा इस तरीके से लिख लो तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। अब M2 मशीन पे भी कुछ कहता है क्या, देखो, एंड 1 यूनिट ऑफ, अब क्या कहता है कि 1 यूनिट ऑफ M2 मशीन। अब आपका जो M2 मशीन है, यहाँ से आपका जो M2 है, यहाँ पे M2 2 घंटे लगते हैं हर मशीन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको 2 घंटे लिख लेने चाहिए, ठीक है। चलो इस मशीन प्रोडक्ट M2 को बनाने में इस पे भी 2 घंटे लगते हैं और इस पे भी 2 घंटे लगते हैं, राइट। सही उतार रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भी आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपको टेबल ना दे, कई बार वो आपको एग्जाम में टेबल नहीं देगा, पर आप उसको टेबुलर फॉर्म में लाओगे तो आपको सॉल्व करना इजी पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको इजी बनाने के लिए टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ क्या लिखे, इस साइड में क्या लिखे और इस साइड में क्या लिखे, चलो भाई जो भी इंफॉर्मेशन के सामने दे रखे हो लिखे। तो चलो यहाँ आ जाओ, एक इंफॉर्मेशन उठाने की कोशिश करो। यहाँ तक तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ द प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ M1 M2 का प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, 60 एंड 50, तो उसको किसके सामने लिखना चाहिए,
16 M1 M2 का इंफॉर्मेशन है, 60 और 50 प्रॉफिट, तो ये M1 और M2 के सामने ही लिखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम कहाँ लिखे, ये रहा M1, ये रहा M1 और ये रहा M2, इसके सामने कहाँ लिखे बताओ, नीचे की तरफ। हाँ, तो इसका ये हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट लिख लो या प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन लिख लो। तो ये हो गया 60-50 पर यूनिट है, ये क्या है 60 पर यूनिट और ये 50 पर यूनिट। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या लिखी है हमारे पास में, यहां तक हमने पढ़ा, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं तो क्या रीड करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन P1 P2 2030। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई कि एक इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ आवर्स की भी हो गई, ठीक है 2030। तो P1 मशीन का नाम क्या है P1 P2, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए P1 के सामने और P2 के सामने उनके नंबर ऑफ आवर्स लिख लेने चाहिए 20 और 30, ठीक है लिख लो 20 और 30 और यहाँ पे अब लिख लो नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है अवेलेबल, जो भी नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल करवाए गए हैं आपको। बन गई टेबल, आगे समझ में यहाँ तक, ये तो हमने टेबल फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आए हैं, यहाँ तक कोई इश्यू। अब एक बार आपने टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रख दिया तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है इसको करना। तो बताओ ये क्वेश्चन में अगर हम स्टेप 1 को बोलते हैं तो स्टेप 1 में टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है अपना मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ टाइप क्या है, टाइप है हमारा मैक्सिमाइजेशन, ठीक है मैक्सिमाइजेशन, ये तो हमको बस बता के छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स अज्यूम करना, नंबर ऑफ यूनिट्स अज्यूम करना। तो नंबर ऑफ यूनिट्स किसके अज्यूम करेंगे बताओ, बताओ कुछ बनाएंगे उसी की। तो अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, P1 P2 का करेंगे कि M1 M2 का करेंगे, P1 P2 आपको क्या बनाना है यहाँ पे, मतलब आपको क्या बनाना है, हम प्रोडक्ट, ये देखो अ मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या प्रोड्यूस करना चाहता है वो, क्या बनाना चाहता है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या नाम है M1 और M2, M1 और M2 है ना। तो क्या करें यहाँ पर M1 और M2 को कुछ मानना चाहिए, M1 और M2 को कुछ मानना चाहिए, तो क्या मानेंगे, हाँ आप बोलेंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट M है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट M, उसको क्या मान लो X1, सॉरी ये M1 मैंने पूरा लिखा नहीं, ठीक है। और इसमें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट M2 क्या हो जाएगा X2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दो स्टेप्स हमने कर लिए। थर्ड स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये हमारा रफ चल रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि हम क्या, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है बताओ। मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना, क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है वो, प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे मैक्सिमाइजेशन का, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज और जी मतलब जेड बोल दो, ठीक है ये करोगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन को। तो वो मैक्सिमाइज, हाँ कैसे करेंगे मैक्सिमाइज, X1 प्लस X1 और X2 हो जाएगा क्या भाई, आप मैक्सिमाइज किस करना चाहते हो, प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने M1 को क्या मान लिया था X1, M2 को क्या मान लिया था X2। अच्छा, इनका जो प्रॉफिट हो मल्टीप्लाई भी हो वो भी, हाँ तो ये तो 60 पर यूनिट है ना, ये 60 पर यूनिट है, ये 50 पर यूनिट है, तो आपने यूनिट्स कितनी बनाई है X1 60 X1 प्लस 50 X2। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 60 X1 भाई 60 इंटू X1 और दूसरा 50 इंटू X2 प्लस 50 इंटू X2, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। फोर्थ स्टेप क्या होता है अपना, फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ये सही किया तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, हाँ मतलब हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है, उन लिमिटेशंस के साथ में हमको अपने बिजनेस में काम करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो हमारे क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो अब देखो लिमिटेशंस टेबल के अंदर दी हुई होती है, बताओ बताओ क्या लिमिटेशंस दिखती है आपको, क्वेश्चन को मैंने टेबुलर फॉर्म में ला दिया है,
यहीं से देखो। नंबर ऑफ आवर्स है। हाँ, तो ये कह रहा है कि अगर आप M1 प्रोडक्ट को P1 पे बनाना चाहते हो तो एक ही घंटा, इस पे 1 घंटा ही लगेगा, उस पर 2 आवर्स, और टोटल कितने हैं, ये है आपकी टोटल कितने वीक्स, एक वीक में आपको कितने हम टाइम प्रोवाइड करेंगे, 20 आवर्स। अब इसी में आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल 20, और अगर दूसरी मशीन है इसके ऊपर नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल 30, है ना। तो आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि आपको पहला, अगर ये फोर्थ स्टेप है मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, फोर्थ स्टेप को मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक मशीन P1 की, ऐसे लिख लो चाहे, क्या है 20 और 30, 20 और 30, ठीक है। और दूसरी मशीन की क्या है 30, एक ही साथ लिख देती हूँ क्योंकि P2 पे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इसकी इक्वेशन बना सकते हो क्या, यहाँ पे आपको इक्वेशन ही तो बनानी होती है। मैक्सिमम कितना आपके पास में 20, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 30 आवर्स अवेलेबल है। और क्या करेंगे यहाँ पर, अंदर देखो टेबल में, P1 मशीन पे और P2 मशीन पे कितना कितना टाइम लेंगे M1 M2 प्रोडक्ट। तो M1 प्रोडक्ट कितना है x1 इंटू 1, यहाँ पे x2 इंटू 2, है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया समझ में, तेज बोलो मुझे सुनाई नहीं देता है। तो ये इक्वेशन अपनी जो बनेगी वो इस तरीके से, दूसरा, बोलो तो सही आप तेज, सॉरी ये उल्टा लिख दिया देखो मैंने। यहाँ पे अपने नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 20, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो 20 या 20 से नीचे आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोलो, किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरे को। वो कह रही है एक बार वापस समझाना। अच्छा वापस समझा दो। अच्छा देखो, आपके पास में लिमिटेशन क्या क्या है, आप इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि आपके पास में लिमिटेशन क्या है, ये बताओ आप। नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स की लिमिटेशन है ना अपने पास में, हाँ। नंबर ऑफ आवर्स 20 घंटे P1 मशीन पर है और 30 घंटे P2 मशीन पर है। अब आपकी जो लिमिटेशन होती है उसके बेसिस पे आप अपनी इक्वेशन बना के दिखाइए। तो कैसे भाई, P1 मशीन देखिए, P1 मशीन को कवर करते हुए ये पूरा इसका एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आप बताओ कि इस P1 मशीन पे बना तो M1 प्रोडक्ट रहे हो जिसपे 1 घंटा लगेगा, और P1 मशीन पे M2 प्रोडक्ट बनाओगे तो 2 घंटा लगेगा। भाई आपको क्या करना है, भाई ऐसे ही तो करना है कि भाई हाँ आपकी लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस के हिसाब से देखो और यूनिट्स के हिसाब से देखो। तो आपकी लिमिटेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मशीन की लिमिटेशंस है, P1 के ऊपर 20 घंटे और P2 के ऊपर 30 घंटे। लेकिन आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसी के हिसाब से आपको उसी के अंदर अंदर या उससे कम टाइम यूज करते हुए आपको अपना प्रोडक्शन कर लेना है। तो आप क्या करोगे भाई, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि नंबर ऑफ आवर्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। एक मशीन पे कितना बना सकते हैं मैक्सिमम। एक मशीन के ऊपर आपने कितना, M1 प्रोडक्ट को बनाने में, M1 प्रोडक्ट को P1 मशीन पे बनाने में आप 1 घंटा लोगे, ठीक है। और कितनी यूनिट बनाओगे, x1। है ना। तो x1 को मल्टीप्लाई करो 1 घंटे से, यहाँ पे आप x2 बना रहे हो और कितने घंटे काम लोगे 2 घंटे, 2x2। और मैक्सिमम कितने हैं 20 आवर्स, ठीक है। तो इसको आप लेके आओ इक्वेशन फॉर्म में, तो इक्वेशन फॉर्म में हम यहाँ लेके आए, ये रहा इक्वेशन फॉर्म कि 20 आपके पास में मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है, ठीक है। और आप प्रोडक्शन करेंगे ये वाला विद द मैक्सिमम आवर्स। समझ में आ रहा है, ये हो गया हाँ टाइम मैम। 1 आवर x1 यूनिट के साथ में प्लस 2 आवर x2 मशीन के साथ में, और पूरा प्रोडक्शन किस पे कर रहे हो P1 मशीन पर, ठीक है। इसी तरीके से P2 मशीन के ऊपर भी प्रोडक्शन करोगे आप, तो क्या करोगे 30 आवर्स आपके पास में मैक्सिमम अवेलेबल है। तो आपको जो भी करना है 30 आवर आपके पास में मैक्सिमम है, 30 आवर से नीचे 30 और 30 आवर से नीचे ही आप क्या कर सकते हो अपने आवर्स काम में ले सकते हो। और इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाओगे 3 और 2, किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 को, भाई ये जो 3 आवर्स किस पे लगे x1 यूनिट बना रहे थे तब लगे 3x1। थे ना, और यहाँ पे ये जो 2 आवर्स लगे थे ये x2 यूनिट्स बना रहे थे तब लग रहे थे ना, ठीक है। तो 3x1 और 2x2, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक,
नो मैम। इजी है यार, इसमें तो कोई है ही नहीं। और कोई लिमिटेशन लगती है क्या आपको? मैम और अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं ना कि M1 जो है वो टोटल कितना बना सकते हैं। क्या M1? तो M1 M1 का मैं समझी नहीं, आप M1 का क्या कहना चाहते हो नहीं बताओ? मैम, मैम वो सोचिए कि जैसे अपन को नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल की रिस्ट्रिक्शन है ना, वो प्रॉफिट था नीचे देखा नहीं। हाँ, आपके पास जो टेबल है, जो इन्फॉर्मेशन, उसी के हिसाब से। मेरे को इसके अलावा कोई लिमिटेशंस दिखती नहीं है। टाइम की लिमिटेशन थी, बाकी प्रॉफिट है ये आपका, ये बनेगा ही। ये जो यहाँ पे था ये टोटल ये हो ही गया, और कोई इसके अलावा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके अंदर। नो ठीक मैम। है, तो अपना ये हो गया। तो अपना ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हो गई। और फिफ्थ स्टेप क्या होता है? नॉन नेगेटिविटी। नेगेटिव। फिफ्थ स्टेप होता है अपना नॉन नेगेटिविटी, है ना? नॉन नेगेटिव फंक्शन, यानी कि आपका प्रोडिक्शन जो आपने कर रहे हो, क्या x1 और x2 कैन नेवर बी जीरो, इट शुड बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो, है ना? तो ये नॉन नेगेटिव फंक्शन हाँ हो गया। तो ये ऑरेंज में मैंने साइड में आपको रफ समझाया। अब आप क्या करोगे, इसको अगर सॉल्यूशन है इसको प्रॉपर्ली करना है तो कैसे करोगे बताओ? ये जो हाँ 5 स्टेप्स है ये तो आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में स्टेप्स नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से मैं लिख रही हूँ ये आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, ये आपका जो सॉल्यूशन है, ये टेबल बना ली, सॉल्यूशन के अंदर बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको इसका इक्वेशन फॉर्म में इसको लेके आओगे। तो आप क्या लिखोगे कि आप बोलोगे कि x1 वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे लिखी थी ना आपने, यहाँ से टीप लेना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये एज इट इज उतार लोगे आप लोग। तो x1 क्या था आपका? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट m, है ना? और x2 क्या था आपका? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट m2। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? आपको लिखना पड़ेगा आपका मैक्सिमाइज, आप लिखोगे डायरेक्टली। आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। तो चलो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन करते हैं। फिर एक आप अंडरलाइन करोगे। फिर आप अंडरलाइन करने के बाद में लिखोगे मैक्सिमाइज। क्या करना है मैक्सिमाइज आपको? 60x1 प्लस, याद आया आपको यहाँ पे लिखा था ये वाला, हाँ यहाँ लिखना है एज इट इज 60x1 और 50x2। ठीक है, फिर आपको अपना कंस्ट्रेंट फंक्शन लिखना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट फंक्शन, ये आपने लिखा अंडरलाइन, पहला कंस्ट्रेंट और ये सेकंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, और फिर बाद में आपको लास्ट में क्या लिखना है? आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन, और क्वेश्चन आपका ओवर हो जाता है। आया समझ में कुछ? अरे आया क्या? यस मैम। ये तो सॉल्यूशन इजी था ना। यस। मैं तो देख रही हूँ इसमें, अब मैंने आप इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिए, इसके बाद प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए अपन लोगों को। हम अभी रुकना भी लिख रहे हाँ हाँ, आप लोग लिखो, आराम से लिखो। अब हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट ही लिखें। 5 स्टेप्स हम लिख रहे हैं ना बार बार, हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट लिखें 5 स्टेप्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना अपने स्टेप्स के अंदर, तो मेन मुद्दा क्या है आपको? मेन स्टेप जो आपके हैं, एक तो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स एज्यूम कर लो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप डायरेक्ट, अब 5 स्टेप्स बार बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना सीखे, नंबर ऑफ यूनिट्स का अजम्पशन करना सीखे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना सीखे, कंस्ट्रेंट फंक्शन लिखना सीखे, और नॉन नेगेटिव लिखना सीखे। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। मैं आगे बढ़ू? हाँ मैम। चलो, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक है ना आपके पास में एडवर्टाइजिंग कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट करती है एक, अब लिख लो साथ साथ में, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है,
उसकी चाहत है टू प्लान, विशेष टू प्लान its advertising strategy in three different मीडिया, 3 अलग अलग मीडिया में वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है। एक तो उसने सोचा कि टीवी में ऐड दे दूं, एक उसने सोचा रेडियो में ऐड दे दूं, और एक उसने सोचा मैगजीन्स में ऐड दे दूं। मैगजीन्स, ठीक है, मैगजीन्स कई तरीके की होती है मार्केट में। अब पर्पस क्या है, आप ऐड क्यों देना चाहते हो? पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग is to reach a large number of potential customer, large number of customers, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हम रीच करें, ठीक है। मैम इसके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? किसमें? इसमें भी 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का या फिर 6 का। बहुत छोटा सा होगा तो 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आता है कुछ चैप्टर, हाँ जी, आता है इस चैप्टर का। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे इग्नोर मार के मत चले जाना। क्यों, इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या चैप्टर में कोई? नहीं मैम, अब आपको फॉलोइंग डेटा हम दे रहे हैं, फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है, ये आपने लिख लिया इतना क्वेश्चन, भाई 3 मीडिया है, टीवी, रेडियो और मैगजीन्स, ठीक है। उसका डेटा हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। एक तो आपके पास में डेटा में है आपका टीवी, एक आपका है रेडियो, और ये एक आपका है मैगजीन 1, और एक आपका है देखो मैगजीन 2। 4 जगह आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, टीवी, रेडियो, मैगजीन 1 और मैगजीन 2 में, ठीक है। अब इस हिसाब से आपकी जो यहाँ पे दे रखी है इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग यूनिट, यानी कि एक ऐड देने में, कॉस्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग यूनिट, एक ऐड देने में, अगर टीवी में आप एक ऐड देते हो ना तो आपके 30,000 रुपए लगेंगे एक ऐड के। अगर रेडियो में आप एक ऐड देते हो तो 20,000 रुपए लगेंगे, और मैगजीन 1 में अगर आप देते हो तो 15,000 रुपए लगेंगे, और मैगजीन 2 में आप ऐड देते हो तो आपके 10,000 रुपए लगेंगे। ये कॉस्ट दे दी इसने, ठीक है। अब क्या देता है, एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर रीच्ड पर यूनिट। अब एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब बताओ, पर यूनिट यानी कि एक यूनिट, यानी कि एक ऐड देने में ये खर्चा आ रहा है, और एक ऐड से आपके नंबर ऑफ कस्टमर आपको कितने मिल जाएंगे? 30,000 रुपए दोगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए, 2 लाख कस्टमर्स के चांसेस है कि 2 लाख कस्टमर मिल जाए। रेडियो में 20,000 रुपए खर्च करोगे तो चांसेस है कि यहाँ पे 6 लाख कस्टमर मिल जाए आपको, और 15,000 करोगे तो 1.5 लाख कस्टमर मिल जाए आपको। ये क्या है, एक एक आप एस्टिमेशन बना रहे हो कि कितने कस्टमर आपको आप रीच कर सकते हो, यानी कितने कस्टमर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैगजीन 2 के अंदर आप दोगे तो 1 लाख कस्टमर्स मिल सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है, लिख लो आप साथ साथ, नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर्स, नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर्स पर यूनिट, यानी कि एक ही ऐड देने पर फीमेल कस्टमर कितनी मिल सकती है? 1,50,000। तो हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको फीमेल यूज ज्यादा करते हो, ठीक है। कोई किचन प्रोडक्ट हो, जैसे मिक्सी हो, कोई अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट हो, या कोई स्कूटी प्रोडक्ट हो, क्या मालूम, ठीक है। 50,000 ये रहेंगी कस्टमर। तो ऊपर तो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल कस्टमर 2 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। यहाँ पे फीमेल कस्टमर है 154 और 70 और 50, ठीक है। अब ये आप लिखा क्या आपने यहाँ तक क्वेश्चन को? यस हाँ, फटाफट फटाफट लिख लो आप लोग। आपने तो बस क्वेश्चन यहाँ से चालू कर लो, चाहे टीवी, रेडियो, मैगजीन और मैगजीन 4, ये 4 तरीके की मीडिया है और उनकी ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा है आपके पास में, ठीक है। अभी क्वेश्चन चलेगा। अब यहाँ देखो, द कंपनी, जो कंपनी है, wants to spend
नॉट मोर देन, देखो कुछ कुछ लैंग्वेज में आप लोग को बोला, आप पकड़ने की कोशिश करना, नॉट मोर देन ₹4,50,000, जहां पे ऐसी भाषाएं यूज होती ना, वो क्या बन जाती है आपकी, वो क्या बन जाती है आपकी, कांस्टेंट फंक्शन में आ जाती है। अरे पता है क्या ये चीज? एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो अब एक इंफॉर्मेशन और देखो, एटलीस्ट 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन जब भी आपको दिखे ना, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। इंडिया में हम 1 मिलियन को क्या बोलेंगे, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है। एटलीस्ट 1 मिलियन एक्सपोजर्स टेक प्लेस among फीमेल कस्टमर्स। क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 10 लाख एक्सपोजर टेक प्लेस अमंग फीमेल कस्टमर, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेकंड और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एडवर्टाइज करते हो, जब आप एडवर्टाइजिंग जो करते हो आप इन मैगजीन, बी लिमिटेड टू रुपीज। आप ये बोल रहा है कि आप मैगजीन्स में ना 1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, ठीक है। मैगजीन्स में ऐड देने का खर्चा आपका 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बोल रहा है एटलीस्ट 3 एडवर्टाइजिंग यूनिट्स bought on magazine 1 and at least 2 units on magazine 2। क्या बोल रहा है, 3 एडवर्टाइजिंग यूनिट्स, यानी कि 3 ऐड दे सकते हो मैगजीन 1 पे। हाँ 3 एडवर्टाइजिंग तो दे सकते हो मैगजीन 1 पे, और 2 यूनिट्स दे सकते हो मैगजीन 2 पे। एटलीस्ट अब इनका यूज करेंगे इक्वेशन बनाने में, हमने बोला आपको एटलीस्ट का क्या मतलब निकलेगा। फिर लास्ट है नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग यूनिट्स, number of advertising units on TV and radio should each be between 5 and 10। बस ये क्वेश्चन हो गया। एक मैथमेटिकल मॉडल बनाइए, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाइए, ठीक है, या एलपीपी का क्वेश्चन है ऐसे लिखो। अब देखो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम लोगों को। सबसे पहले हमने 4 तरीके के मीडिया, उनकी कॉस्ट, उनके कस्टमर देख लिए। फिर हमने अपनी कुछ कंडीशंस रख दी कि कंपनी वांट्स टू स्पेंड नॉट मोर देन 4,50,000 ऑन एडवर्ट, मतलब टोटल कितना पैसा खर्च करना चाहता है, 4,50,000, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पे क्या देता है, देखो आप यहाँ पे हमने एक इन्फॉर्मेशन पकड़ ली, ये क्या है, इसका मतलब कोई लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है। ये देखो एटलीस्ट यहाँ पे, इसका मतलब ये भी कोई कंस्ट्रेंट का पार्ट हो सकता है। सेकंड पे देख लो एडवर्टाइजिंग ऑन मैगजीन्स बी लिमिटेड, ये भी कंस्ट्रेंट का पार्ट होगा। थर्ड में देखो एटलीस्ट है ना। और फोर्थ में देखो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन टीवी एंड रेडियो शुड ईच बी बिटवीन, ठीक है, ये भी एक इसका कांस्टेंट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें, ये क्वेश्चन दे रखा है पूरा, और इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल मॉडल यानी कि एलपीपी मॉडल बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 होता है वो क्या, स्क्रॉल डाउन कर, हाँ प्लीज आप क्वेश्चन लिख लो, चाहिए लो। लास्ट यस। हो गया यहाँ तक? हाँ मैं अच्छा स्टेप 1 क्या होता है आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं आपके लिए स्टेप्स लिखूं? टाइप, हाँ क्या मैं आप लोगों के लिए स्टेप्स लिखूं? आपको चाहा था स्टेप्स की, लिखूं स्टेप्स या बिना स्टेप्स के करें? या स्टेप्स की ट्राई करते हैं। हाँ स्टेप 1 अगर बोले कि आपको ना मतलब टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो किस टाइप की प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये बताओ। मतलब आपको क्या लगता है, ये मैक्सिमाइज करना चाहिए कि मिनिमाइज करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखो मैक्सिमाइज ही मिनिमाइज करना चाहिए।
हाँ सॉरी, तो आपके पास में कंपनी क्या करना चाहती है, आप कंपनी चाहती है विशेस टू प्लान इट्स एडवर्टाइजिंग इन थ्री द पर्पस, यहाँ देखो पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को लार्ज अप्रोच नंबर ऑफ करना, कस्टमर, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन। तो ये मैक्सिमाइजेशन, वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मैक्सिमाइज होंगे मिलेंगे, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, मैक्सिमाइज ही तो होगा। तो ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। बट कॉस्ट तो अपन मिनिमाइज करेंगे ना एडवर्टाइजिंग वगैरह की है। ये तो हमने कहा ही नहीं, आपको क्वेश्चन में यही तो पहचानना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन में यही तो पहचानना आना चाहिए। देखो आप कहीं पे पर्पस, इंटेंशन या ऐसे देखो कंपनी वांट्स टू, ये देखो उसके बाद में देखो कि उसके वर्ड्स क्या हैं। कॉस्ट मिनिमाइज करना तो हर जगह ही रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लाइन पकड़ो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ उसने ऐसी लाइन दे रखी होगी जिससे पता चलता होगा कि वो, देखो कॉस्ट तो हमेशा ही मिनिमाइज करना चाहेंगे और प्रॉफिट हमेशा ही मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस लाइन को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमें स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे चाहता है वो पकड़ में आएगा। तो यहाँ पे क्या चाहता है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ये जो वर्ड है ना लार्ज, ये किसको डिनोट करता है, ये मैक्सिमाइजेशन को डिनोट करता है, ठीक है। किसको डिनोट कर रहा है, मैक्सिमाइजेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैक्सिमाइज क्या करना चाहता है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यहाँ तक कोई इश्यू, यहाँ तक कोई इश्यू क्या, अरे बोलते ही नहीं हो। कस्टमर्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ही वांट्स टू रीच लार्ज नंबर, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज कस्टमर्स, दैट इज अवर मोटो, ये हमारा मोटो है। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे हम नंबर्स बोल रहे हैं, यहाँ पे रुपीज कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला अपना स्टेप हो गया कि हमें पता चल गया मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। सेकंड हमें क्या पता चलना चाहिए कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स को अज्यूम करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो सकती है, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मतलब x1 x2 x3 4 हम किसको माने, कोई पहचान सकता है, कोशिश कर सकता नंबर ऑफ कस्टमर्स। है। नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप क्या मानना चाहते हो, x1 x2 x3 4 हाँ। x4, अच्छा। और कोई है जो ये पता लगा सकता है कि हमको x1 x2 x3 x4 किसको मानना चाहिए, मतलब क्या मिसिंग है इसके अंदर मतलब अपन सेकंड स्टेप पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर हमको x1 x2 वो क्या हो सकता है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ कि जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है, मैं आपको हेल्प करती हूँ, जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो मैक्सिमाइज कैसे होंगे, जब अपने एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगा। हाँ, कोई पहुंच रहा है उसके पास में, कस्टमर मैक्सिमाइज कैसे होंगे बताओ, किसके थ्रू, एडवर्टीजिंग की यूनिट। एडवर्टाइज करके, तो एडवर्टाइज किस पे हाँ। कर रहे हो, टीवी, रेडियो, मैगजीन। ठीक है। अच्छा। यानी कि हाँ, तो यानी कि क्या यहाँ पे x1 x2 x3 4 मिला आपको, हाँ मैम मतलब कि यहाँ वो जो पर्पस वाली लाइन है उसी में ही लिखा हुआ है कि आपको क्या हाँ, तो यानी कि x1 किसको मान लेना है आपको, x1 टीवी, किसको, रेडियो, मैगजीन 2। हाँ, कि x1 यूनिट्स फर्स्ट वन टीवी है ना, टीवी, x2 यूनिट्स रेडियो पर, ठीक है। जब आप इसमें x3 यूनिट्स मतलब यहाँ पे यूनिट्स का मतलब ऐड है, यूनिट का मतलब क्या ऐड, आप यहाँ पे इसने क्या करा, इसने ऐड को बोला, यहाँ पे ऐड को इसने पर ऐड को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट बोलते हैं, तो हम भी यहाँ यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। x4 यूनिट्स ऑन ये मैगजीन 1 और ये मैगजीन 2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब x1 x2 भी पता लगाना आना चाहिए कि x1 x2 माने किसको, तो यहाँ पे किसको मानेंगे कि भाई जो हमें हमारा जो मोटिव है मैक्सिमाइज करना वो इन्हीं के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x1 x2 इन्हीं को मानेंगे। अच्छा उसके बाद में क्या हो रहा है, स्टेप 3 क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलो मैंने अभी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे लिखोगे, लेट्स अज्यूम x1 मैम पहले टाइप लिखेंगे।
नहीं, वो स्टेप्स नहीं लिख रही मैं। स्टेप्स में तो हम क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं। स्टेप्स में तो मैं आपको पहचानने के लिए यहाँ पे हाँ स्टेप मैम, हाँ। ये स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं। अब जो सोल्यूशन है ना, मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन करके बता रही हूँ कि सोल्यूशन में क्या करते हैं। आप सबसे पहले x1 x2 से स्टार्ट करते हैं। तो आप जो ऐड देंगे x1 यूनिट किस पे देंगे, टीवी पे। x2 यूनिट जो ऐड देंगे वो आप किस पे दिया होगा आपने, आप दे देंगे रेडियो पर, ठीक है। फिर x3 यूनिट जो ऐड है वो मान लो जो आपने मैगजीन 1 पे दिया है, और x4 यूनिट्स ऑन मैगजीन 2 पे जो दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है कि हमको क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या होता है, पहले x1 x2 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। क्वेश्चन में एक अंडरलाइन खींचो, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, तो मैक्सिमाइजेशन। हाँ, तो मैक्सिमाइज करना है अपन को, ठीक है। और जी से डिनोट करते हैं। मैक्सिमाइज क्या करना है आपको, कस्टमर्स, क्या करना है, मैक्सिमाइज कस्टमर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, बोला था ना उसने। हाँ। his motto is, हाँ, his motto is large number of customer। तो बताओ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर कितना हो रहा है, देखो नंबर ऑफ कस्टमर दे भी रखा है उसने। फीमेल कस्टमर को छोड़ दो, क्योंकि लार्ज नंबर कस्टमर में मेल और फीमेल दोनों कवर होते हैं। तो वो देखो, अगर एक बार टीवी में ऐड देता है 30,000 रुपए तो लगते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर उसको मिलते हैं। अच्छा, इसको आपने क्या माना था, x1, रेडियो को x2, मैगजीन को x3, इसको x4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक ऐड पे 2 लाख कस्टमर समझ रहे हो, एक ऐड दोगे तो 2 लाख कस्टमर मिल जाएंगे। पर यहाँ पे हमने कितने ऐड दिए हमको नहीं पता ना, हो सकता है उसने 4 बार ऐड दिया हो, 5 बार ऐड दिया हो, वी डू नॉट नो, हमको नहीं पता है। तो क्या करें, हम यहाँ पे x1 मान लेते हैं, राइट। तो आप क्या करो, अपने मैक्सिमाइजेशन के लिए आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर, भाई मैक्सिमाइज क्या करना है, नंबर ऑफ कस्टमर मैक्सिमाइज करना है आपको। तो ये लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर हमने यहाँ से उठा लिए, और 2 लाख इंटू x1, 6 लाख इंटू x2, 1 लाख 50 इंटू x3, और 1 लाख इंटू x4। क्यों, ये तो आपको पता ही नहीं ना यहाँ पे कितने, अगर मान लो यहाँ पे 2 ऐड देते तो यहाँ कस्टमर कितने हो जाते हैं, अप्रोक्स एक ऐड देने से ही 2 लाख कस्टमर मिल गए। टीवी पे एक ऐड से 2 लाख कस्टमर मिलते हैं। रेडियो पे एक ऐड, बोल रहा है ना, पर यूनिट एक ऐड देंगे अगर रेडियो पे तो 6 लाख कस्टमर मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, पर आपको नहीं पता ना टीवी पे आपने कितनी बार ऐड दिया होगा, हाँ मैम। रेडियो पे कितनी बार ऐड दिया होगा, ये हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालने पड़ेंगे। बट ये हमें अभी नहीं दिए हुए, तो हमने इनको एज्यूम कर लिए। फिर आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 लाख इंटू x1, अगर मान लो मैम वो तो अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मल्टीप्लाई करते थे ना। मैक्सिमाइज, हाँ, तो प्रॉफिट होता तो भी हम ऐसे ही करते ना, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कस्टमर उठाया है ना, ठीक है। और ये क्या x1 क्या है, एक बार का x1 हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बोलेंगे अगर एक बार ऐड देंगे तो 2 कस्टमर, अगर मान लो 5 ऐड दिए तो यहाँ पर, ऐसे 5, कितने ऐड देंगे कि कितने लोगों तक रीच कर सकते। हाँ ठीक है, अगर मान लो 5 ऐड दिए यहाँ पर, टीवी पे 5 ऐड दिए, तो आपके कस्टमर कितने होते हैं यहाँ पे, 10 लाख होते कि नहीं होते। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मैक्सिमाइज में 2 लाख x1, दूसरा कितना था, 6 लाख, 6 लाख इंटू रेडियो के ऊपर x2, और अपना फिर 1.5 लाख था, 1.5 लाख। हाँ, 1,50,000 इंटू x3, और फिर लास्ट में 1 लाख था ना, 1 लाख इंटू x4, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली इस बार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जस्ट बाद में आपको कौन सा फंक्शन लिखना होता है, मैम कौन सी। ये लो, एक अंडरलाइन करो और कांस्टेंट फंक्शन लिखो, ठीक है। तो कांस्टेंट ये भी बहुत इजी है, देखो आओ यहाँ पे, देखो मैंने आपको ये येलो येलो कलर के मार्क पहले ही लगवा दिए, जिससे आप इन येलो मार्क की हेल्प से ये कांस्टेंट फंक्शन को बिल्डअप कर सके। तो पहले देखो, पहला वाला देखो, द कंपनी वांट्स टू स्पेंड नॉट मोर देन 4,50,000 ऑन एडवर्टाइजिंग, यानी कंपनी क्या कर 4,50,000 ज्यादा खर्च करेगी, इससे ज्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करेगी। नॉट मोर देन का मतलब क्या होता है, दिस साइन। मैम मैक्सिमम इतना कर सकती है। हाँ, नॉट मोर देन मतलब 4,50,000 या 4,50,000 से कम खर्च करेगी, बट 4,50,000 से ज्यादा नहीं जाएगी, ये करेगी। ठीक है। तो कॉस्ट कहाँ है, कंपनी वांट्स टू स्पेंड इतनी कॉस्ट, टोटल इतनी कॉस्ट स्पेंड करना चाहती है। तो हम देखते हैं कॉस्ट कहाँ है, ये रही कॉस्ट, कहाँ है, ये रही कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, दिख रहा है आपको। मैम 30,000 x1 प्लस 20,000 x2 ऐसे करके बिल्कुल, greater than।
हाँ, कोई भी इक्वेशन कोई भी, चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हो चाहे कांस्टेंट फंक्शन का हो, x1 x2 x3 x4 चलेंगे ही चलेंगे साथ में, दो चीजें मल्टीप्लाई होके एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 इंटू x1, 20 x2, 15 x3 और 10 x4, और ये क्या हो जाएगा, शुड बी लेसर देन 4,50,000। समझ में आया फर्स्ट वाला यस मैम। कंस्ट्रेंट? ठीक है, ये ऐसे कैसे हम लोग उतार लेते हैं, आ जाओ लिखो क्वेश्चन। देखो आपके क्वेश्चन में क्या है, 30,000 x1, 20,000 x2, 15,000 x3 और 10,000 x4, और यहाँ पे लिख दिया हमने 4,50,000 इज द मैक्सिमम लिमिट, यानी कि ये मैक्सिमम हो सकता है या इससे नीचे नीचे खर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दो कि ये हमारा जो है ना कंस्ट्रेंट, ये किस पे था, कंस्ट्रेंट फॉर कॉस्ट था, क्या था, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, देखो एक तो कर लिया हमने, अब दूसरा देखो, एटलीस्ट 10 लाख एक्सपोजर टेक प्लेस अमंग फीमेल कस्टमर्स। क्या बोल रहा है, एटलीस्ट यानी कि कम से कम 10 लाख एक्सपोजर तो होते ही होते हैं अमंग फीमेल कस्टमर। किसका, एक बार ऐड देते हो तो टोटल कितना लोगों, कितनी फीमेल के अंदर जाता है, एक्सपोजर कितना हो रहा है, एक्सपोजर मतलब कितने 10 फीमेल लाख। कस्टमर में वो ऐड जाता है, तो ये बोल रहा है 10 10 लाख। तो मैक्सिमम क्या बोल रहा है कि 10 लाख तक ऐड चला जाता है एक बार, मिनिमम। मतलब इतनी फीमेल्स एक ऐड को देख लेती है, एटलीस्ट 10 लाख फीमेल जो है, एटलीस्ट 10 लाख फीमेल ऐड को देखती ही देखती है, सारे तरीके के एड्स को मिलाकर 10 लाख फीमेल्स ऐड देखती है, तो एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। तो चलो क्या उठाएंगे यहाँ से इंफॉर्मेशन, फीमेल की, देखो यहाँ पे फीमेल। फीमेल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे बोला है 1.5 लाख, 4 लाख, 70,000, 50,000, ऐड कितनी बार आया अभी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, 1,50,000 इंटू x1, 4 लाख इंटू x2, हाँ x2, बताओ आगे 70 इंटू x3 और 50 इंटू 70 into x3 x4, और ये एटलीस्ट वाला इसका क्या करेंगे, ग्रेटर देन इधर की तरफ आएगा 1 लाख ये 50,000 एटलीस्ट इसका क्या x25। करेंगे, हाँ ये 10 लाख हेल्प करेगा आपको इक्वेशन को, तो क्या करेंगे 10 लाख से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 10 लाख तो होगा ही होगा, इसका मतलब क्या, देखो लिखो इसको, 1.5 लाख है ना, मैम अब रिवर्स हो जाएगा। हाँ 70,000 फर्स्ट मैगजीन पे, 50,000 सेकंड मैगजीन पे, ठीक है। हाँ, और ये मैंने 10 लाख, अब कौन सा साइन कैसे लगाऊं बताओ, मैम ये 50,000 एक्सपोर्ट है ना, उसकी साइड में आएगा। यानी कि हाँ 10 लाख तो मिलेंगी, एटलीस्ट 10 लाख फीमेल कस्टमर तो मिलेंगी, ठीक है, तो इससे ज्यादा भी मिल सकता, 10 लाख से मैम ज्यादा एक बार वो मतलब साइड में जो लिखा है ना कांस्टेंट वाला, वो एक बार दिखाना। ये वाला, ये आप लिख लो इसके लिए भी, ये लिख लो इसके लिए, ये लिखा है कंस्ट्रेंट फॉर फीमेल कस्टमर्स, ठीक है, हाँ इजी है ना क्वेश्चन, तो अब आ जाओ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, देखो ये वाला सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एडवर्टाइजिंग ऑन मैगजीन्स बी लिमिटेड टू 1,50,000। आप मैगजीन्स में जो ऐड देते हो वो कितना होना चाहिए, 1.5 लाख तक, उसकी कॉस्ट 1.5 लाख तक। मैगजीन की कॉस्ट कितना है, टोटल 2 तरीके की मैगजीन्स है, मैगजीन है ना, कौन कौन सी मैगजीन है, मैगजीन 1 और मैगजीन मैगजीन 1 2, और मैगजीन 2। ठीक है। तो उनके ऊपर जो आप कॉस्ट पैसा खर्च करना चाहते हो 1.5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर जाते, यानी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाएंगे, कॉस्ट ऑफ मैगजीन से उठाएंगे, कॉस्ट मुझे 15,000 x1 प्लस हाँ 10,000 ये देखो x। ये कॉस्ट यहाँ पे, ये तो ये यहाँ से ये उठा लो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यस। हाँ चलो इसको भी बिल्डअप करो, तो ये हो गया 15,000 x3 था ना, यस। और दूसरा था 10,000 x4 है ना, और कॉस्ट आप 1.5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो अब बताओ साइन कौन सा लगाऊं मैं, कॉस्ट की साइड आएगा मैम 1.5 लाख। हाँ तो आप बोल रहे हो कि मैं ना 1.5 लाख या 1.5 लाख, ये होता है 1.5 लाख से नीचे खर्च करूंगा, ये 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, 1.5 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट, ये मैक्सिमम लिमिट है, तो इसलिए इसकी साइड मुंह ओपन हो गया, ठीक है। ये साइन किसका होता है, ग्रेटर का या लेसर का, बताओ आप बताओ, ये लेसर का साइन होता है, ठीक है।
यानी कि लेस देन 1,50,000 लेस। देखो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिकली बचपन में कभी सिखाया हो ना आप लोगों को, तो ये जो साइन होता है कौन सा वाला, ये जो साइन होता है ग्रेटर के लिए, जस्ट साइन सिखाया जाता है लेसर देन के लिए, लेस देन के लिए, बड़ा छोटा सीखा था ना बचपन में फर्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट कवर हो गया, थर्ड पॉइंट कवर करेंगे, सॉरी, एटलीस्ट क्या बोलता है, एटलीस्ट 3 एडवर्टाइजिंग यूनिट्स टू बी बॉट ऑन मैगजीन 1। आपको मैगजीन 1 पे कितने ऐड देने हैं, 3, एटलीस्ट कितने ऐड देने हैं, किस पे, मैगजीन 1 पर, और एटलीस्ट 2 एड्स तो देने पड़ेंगे किस पर, मैगजीन 2 पर। मैगजीन हाँ, मैगजीन 1 पर 3 आपको ऐड देने ही देने हैं, और मैगजीन 2 पे आपको एटलीस्ट 2 एड्स देने ही देने हैं। तो कैसे बना लोगे इसकी ये यूनिट्स दे रखा है, ठीक है, ये यूनिट्स में दे रखा है आपको। 3 ऐड किस पे देने हैं आपको, मैगजीन 1 पर, तो 3 ऐड देंगे, यानी कि आपको मैगजीन इसको 3x3 माना था और मैगजीन 2 को x4 माना था। 3x3 हाँ, तो 3 इस पे तो 3 देने और इस पे 2 देने, और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, किस तरफ साइन लगाऊं, मिनिमम हाँ 3 तो देना ही है, तो 3 से ज्यादा, ज्यादा इस 3 तो दे ही सकते हो, 3 के बराबर भी दे सकते हो और 3 से ज्यादा भी दे सकते ज्यादा हो, पर एटलीस्ट 2 तो देने ही देने, यानी कि 2 भी दे सकते हो इक्वल्स टू, और 2 से ज्यादा भी दे सकते हो। ठीक है, हाँ मैम। तो ये आप कंस्ट्रेंट लिख लीजिए, x3 greater than equal to 3, x4 greater than equal to 2, और इसके ब्रैकेट में आप लिख लो कि ये कंस्ट्रेंट क्या है, ये कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन मैगजीन, मैगजीन 1 पे, मैगजीन 2 पे। आ रहा है समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत है तो पूछ लो यार आप लोग। आ रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में थर्ड पॉइंट के बाद में फोर्थ पॉइंट लास्ट, नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग यूनिट्स ऑन टीवी एंड रेडियो शुड ईच बी बिटवीन 5 and 10। आप चाहे टीवी पे ऐड दो चाहे रेडियो पे दो, 5 या 10 के बीच में देना है, बिटवीन कितना, बिटवीन 5 and 10। तो आप बताओ, आपने टीवी के ऐड को क्या बोला था, x1, x1 और रेडियो के ऐड पे कितने ऐड दोगे, इसको बोला था आपने x2, बोला था ना। हाँ ठीक है, तो यानी कि, और ये जो होने चाहिए आपका, अगर मान लो इसको बोलते हो कि जो टीवी पे ऐड जाएगा वो 10 से 5 के बीच में होना 5 चाहिए, के बीच में, तो तो इस यानी 5 कि से तो 10 से ग्रेटर छोटा देन ही। 5 से बड़ा, हाँ 5 से तो ज्यादा हो लेकिन 10 से कम हो। ठीक है, और ये जो रेडियो पे ऐड जाएगा उसके लिए क्या बोल रहा है, रेडियो के ऐड के लिए वो भी 5 से 10 के बीच में, यानी कि 10 से नीचे नीचे और 5 से ऊपर या 5 के बराबर। तो ये 2 इक्वेशन यहाँ से और बिल्डअप हो गई, ये दोनों इक्वेशन भी नीचे ले जाओ आंसर में, सॉल्यूशन में, तो लिख लो x1 number of ads on TV or number of ads on radio। तो यार फास्ट लिखने में बहुत गंदा लिखा जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो और लास्ट में नॉन नेगेटिव फंक्शन लिखना, x1 x2 x3 x4 all should be greater than or equal to 0, नॉन नेगेटिव फंक्शन। आया क्या समझ में कुछ, यस। इजी था, हाँ मैम आया। इजी था ना, क्वेश्चन तो बड़ा था लेकिन इजी भी था ना। क्या एक ही बच्चे को इजी लगता है कि सभी को लगता है, ये ऐसे सॉल्यूशन आपको करना है एग्जाम में आ गया तो। ये हमने यहाँ पे रफ था, ये रफ हटा देते हैं हम लोग।
ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके का दिखेगा. दैट इज आवर सॉल्यूशन. assumption of units, objective function, constant function और नॉन नेगेटिव. बस लिखना है आंसर तो लिख लो. ये लो, जिसको लिखना है लिख लो. ये कर लोगे तो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 37 है ना, वो आप कर पाओगे बड़े इजीली. आपके एग्जाम में ये मॉड्यूल 37 का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है 2-3 बार. उसको प्रैक्टिस कर लेना. इस क्वेश्चन को करने के बाद में वो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, लेकिन दिमाग तो वहां पे भी यूज करना पड़ेगा. दैट लुक्स वेरी स्मॉल क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन में आपको दे देती हूँ. ये इसलिए करवाया है आपको इलस्ट्रेशन. जो आपका 37 है, पेज नंबर आपका जो मॉड्यूल का पेज नंबर 137 पर, आपका मॉड्यूल का जो पेज नंबर 137 पर इलस्ट्रेशन 37 है, ये आपका होमवर्क है और इस बेसिस पर है. इसके जैसे ही होगा वो, पर आप करके भेजिएगा मेरे को. ठीक है. हाँ मैम. यस